अब एक शब्द और नहीं। आरती की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें वह कठोरता थी जो सालों की चुप्पी के बाद पैदा होती है। हाथ हवा में थरथरा रहा था, वही हाथ जिस पर अभी अभी कृष्णा देवी ने झपट्टा मारा था। आरती ने उनका हाथ पकड़ लिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ये वही आरती थी जो पिछले 7 सालों से हर बात पर सिर झुकाकर चलती आई थी। वही आरती जो चाहे ज्यादा मीठी हो जाए तो माफी मांगती थी। वही आरती जो अपने कपड़े, अपनी चीजें, अपने शब्द सब धीरे धीरे कम करती चली गई थी। लेकिन आज अगर आपने दोबारा हाथ उठाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। कृष्णा देवी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने पल भर में खुद को पीड़ित बना लिया। अरे देखो तो जरा, इस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बहू होकर सास पर हाथ उठाती है। आवाज इतनी ऊंची थी कि बाहर आंगन में खेल रहा बच्चा भी सहम गया। तभी रमेश चंद्र कमरे में दाखिल हुए। क्या हुआ? फिर क्या तमाशा है ये? कृष्णा देवी ने रोना शुरू कर दिया, बिना आंसू के, लेकिन पूरी आवाज के साथ। तमाशा? तमाशा तो इसने बना रखा है। मेरी ही बहू मुझे धमकी दे रही है। आज इसे सबक सिखाना पड़ेगा। आने दो नीरज को। नीरज? आरती का पति, जो रोज की तरह शाम को देर से आने वाला था। आरती की ननद पूजा, जो अपने मायके को अब भी होटल समझती थी, दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, उत्सुकता थी। माँ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, पूजा ने कहा। लेकिन कृष्णा देवी और भड़क गई। नहीं जाएगी। आज देखती हूँ ये औरत कैसे मेरे सामने खड़ी होती है। जब तक ये माफी नहीं मांगती तू यहीं रहेगी। पूजा चुपचाप माँ के पीछे कमरे में चली गई। रमेश चंद्र ने आरती की ओर देखा। उसका चेहरा पत्थर सा सख्त था, लेकिन आंखों में नमी थी। बहू, कमरे में जाओ, उन्होंने धीमे से कहा। शाम को नीरज आ जाएगा, मैं बात कर लूंगा। आरती कुछ नहीं बोली। वह बस मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद होते ही उसके हाथ खुल गए। उसकी हथेली में था एक छोटा सा झुमका। साधारण नहीं था, उसमें उसकी माँ की सांसें बसी थीं। आरती बिस्तर पर बैठ गई, झुमके को सीने से लगाया और पहली बार जोर से रोई। जब आरती इस घर में आई थी तो उसे लगा था ये घर कम बोलता है, इसलिए शायद सुकून देगा। लेकिन तीसरे ही दिन पूजा उसके कमरे में आई थी। भाभी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। आरती मुस्कुराई थी। धन्यवाद। अलमारी दिखाओ ना, पूजा ने ऐसे कहा जैसे हक हो। आरती ने खोल दी। उस दिन 5 साड़ियां, एक शॉल और एक बेडशीट गई थीं। कृष्णा देवी ने खुद कहा था, ननद है, ले जाएगी तो क्या। बस चौथे महीने आरती से चाय गिर गई थी। कृष्णा देवी ने कहा, मायके में कुछ नहीं सिखाया क्या? आरती ने उसी रात खुद से कहा था, बस थोड़ी और सहन कर लूं। 3 पूजा का हर महीने पूजा आती। हर महीने कुछ न कुछ उठा ले जाती। कभी मेकअप, कभी कुशन कवर, कभी चप्पल, और हर बार कृष्णा देवी का एक ही वाक्य, घर की चीज है। लहंगा। एक दिन पूजा ने कहा, भाभी विदाई वाला लहंगा दे दो, शादी में पहनना है। आरती ने मना करना चाहा, लेकिन मुंह से निकला, ठीक है। वह लहंगा कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद आरती ने अपनी चीजें छुपानी शुरू की, अलमारी के पीछे, सूटकेस के नीचे और दिल के सबसे अंदर। माँ का फोन एक दोपहर मायके से फोन आया। माँ को दिल का दौरा पड़ा है। जब आरती पहुंची तब माँ जा चुकी थी। घानी पिता ने कांपते हाथों से झुमके दिए। तेरी माँ ने तेरे लिए बनवाए थे। आरती ने तभी तय कर लिया था, इसे कोई नहीं छुएगा। पहली बार कृष्णा देवी ने आरती को गले लगाया था। आरती को लगा शायद सब बदल जाएगा। पर पूजा ने झुमके देखे और वही हुआ जो हमेशा होता था, भाभी दे दो। इस बार आरती ने कहा नहीं, और उसी नहीं के बाद हाथ उठा था। दरवाजा बंद होते ही आरती ने पहली बार महसूस किया कि उसके कमरे की दीवारें भी आज कुछ ज्यादा ही पास आ गई हैं। जैसे सालों से जो बातें उसने अपने भीतर दबाकर रखी थीं, वे सब आज एक साथ बाहर निकलना चाहती हो, और कमरा भी उस बोझ को उठाने में असमर्थ हो गया हो। वह बिस्तर के कोने पर बैठी रही, झुमके को हथेली में कसकर पकड़े हुए, मानो अगर जरा सी भी ढील दी तो ये भी उससे छिन जाएगा। जैसे उससे उसकी साड़ियां छीनी गईं, उसका लहंगा छीना गया, उसका हक छीना गया, और धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान भी। झुमके की ठंडक उसकी हथेली में उतर रही थी, लेकिन उसके भीतर आग लगी हुई थी। वह आग जो अचानक नहीं भड़कती, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी चुभनों से सुलगती रहती है, सालों तक। उसे याद आया शादी के पहले महीने में, जब उसने पहली बार पूजा को अपनी पसंद की चूड़ियां पहनते देखा था। तब उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बस एक हल्की सी कसक थी कि पूछ लिया होता तो अच्छा लगता। लेकिन उसी कसक को उसने तुरंत दबा दिया था, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि घर बसाना है तो छोटी बातों को दिल से निकालना पड़ता है।
धीरे धीरे वही छोटी बातें बड़ी होती चली गईं। एक दिन जब आरती ने अपनी माँ से फोन पर कहा था, यहाँ सब ठीक है, तब उसके गले में जूठ अटक गया था, लेकिन उसने उसे निगल लिया था, क्योंकि वह अपनी माँ को चिंता नहीं देना चाहती थी और शायद खुद को भी ये यकीन दिलाना चाहती थी कि सब सच में ठीक है। कमरे के बाहर घर की आवाजें चलती रहीं। रसोई में बर्तनों की खनक थी, लेकिन उसमें वह अपनापन नहीं था जो कभी कभी किसी घर को घर बना देता है। वह बस काम की आवाजें थीं, बिना भावना, बिना सवाल। रमेश चंद्र बाहर आंगन में टहल रहे थे। उनके कदमों में आज एक अजीब सी हड़बड़ी थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने शादी के वक्त आरती के पिता से कहा था, बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। उस वाक्य का बोझ आज उन्हें अचानक भारी लगने लगा था। उधर दूसरे कमरे में कृष्णा देवी पूजा से कह रही थी, देखा, अब बहू सिर चढ़ने लगी है। आज अगर इसे नहीं दबाया तो कल यह हमें आंख दिखाएगी। पूजा चुप थी, लेकिन उसकी चुप्पी में मासूमियत नहीं थी, उसमें आदत थी। वह आदत जो हर बार मां के साथ खड़े होने से बनी थी, चाहे सच किसी भी तरफ हो। उसे याद आया कि कैसे उसने शादी के बाद भी मायके को अपनी अलमारी समझ लिया था और कैसे हर बार कुछ उठाते हुए उसने खुद से कहा था, भाभी के पास तो बहुत है। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि बहुत भी किसी के अपने होते हैं। आरती कमरे में बैठी बैठी अपनी माँ की शक्ल याद कर रही थी। वही माँ जो छोटी सी बात पर कहती थी, बेटी अगर मन दुखे तो बोल देना, चुप मत रहना। लेकिन आरती ने चुप रहना ही सीखा था। शादी के दूसरे साल की वह घटना उसे आज साफ याद आ रही थी। जब पूजा के बच्चे का जन्म हुआ था, तब कृष्णा देवी ने आरती से कहा था, तू मायके से कुछ अच्छे कपड़े और गहने ले आ, पहली डिलीवरी है। आरती ने बिना सवाल किए अपने पिता से बात की थी और पिता ने बिना शिकायत किए अपनी सीमित हैसियत में जितना बन पड़ा भेज दिया था। उस दिन भी पूजा ने कहा था, भाभी ये कंगन मुझे बहुत पसंद आ गए, और आरती ने कुछ नहीं कहा था। वह सोचती रही, कब किसी की पसंद किसी के हक से ज्यादा हो जाती है। शाम ढलने लगी थी। घर में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी, जैसे सबको इंतजार हो कि नीरज आए और ये तय करे कि आज सच किसके पक्ष में जाएगा। आरती का दिल तेज धड़क रहा था। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे थकान लग रही थी। वह थकान जो तब आती है जब इंसान लड़ते लड़ते नहीं बल्कि सहते सहते टूटने लगता है। दरवाजे के बाहर किसी के आने की आहट हुई। वह नीरज था। उसके कदमों की आवाज में रोज वाली थकान थी, लेकिन आज उसके माथे पर पसीने के साथ साथ घर के माहौल की भारीपन भी उतर आया था। बैग रखते ही कृष्णा देवी की आवाज आई, नीरज आज तुम्हारी पत्नी ने हद पार कर दी। नीरज ने कुछ नहीं कहा, वह सीधा बैठ गया। एक एक बात सामने रखी गई, थोड़ी सच्चाई, बहुत सारा रंग। जब आरती को बुलाया गया तब वह झुमका अब भी उसके हाथ में था। नीरज की नजर उसी पर टिक गई। उसे अचानक याद आया कि उसने कभी आरती से यह नहीं पूछा था कि वह उसे इतनी कसकर क्यों पकड़े रहती है। और उसी पल कुछ टूटने लगा नीरज के भीतर। नीरज ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उस आवाज में रोज वाला सुकून नहीं था, बल्कि वह भारीपन था जो तब पैदा होता है जब इंसान अपने ही घर में अजनबी सा महसूस करने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वह किसकी तरफ खड़ा है, अपनी माँ की आदतों के साथ या अपनी पत्नी की खामोशी के साथ। आरती पलंग के एक कोने पर बैठी थी। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी, जैसे वह खुद को इस कमरे से भी बचाकर रखना चाहती हो, और उसकी मुट्ठी में अब भी वही झुमका बंद था, इतनी जोर से कि उंगलियों पर हल्की सी लकीरें उभर आई थीं। लेकिन उसने दर्द महसूस नहीं किया, क्योंकि उसका सारा ध्यान उस डर पर था जो दर्द से बड़ा होता है। ये डर कि कहीं आज भी कोई उसकी बात सुने बिना ही फैसला न सुना दे। नीरज ने पहली बार ध्यान से आरती को देखा। ऐसे नहीं जैसे पति रोज देखता है, काम से थका हुआ, मोबाइल देखते हुए, आधा मन घर में और आधा दफ्तर में, बल्कि ऐसे जैसे कोई अचानक समझ जाए कि सामने बैठा इंसान सालों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और उसने हर बार सुना ही नहीं। क्या हुआ था? नीरज ने पूछा। सवाल छोटा था, लेकिन उसमें वह झिझक छुपी थी जो तब आती है जब आदमी खुद नहीं जानता कि जवाब सुनने के लिए वह तैयार है या नहीं। आरती ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आज गिरे नहीं थे, क्योंकि कई बार आंसू इसलिए नहीं गिरते कि दर्द कम हो गया हो, बल्कि इसलिए कि इंसान ने रोना भी भीतर ही भीतर करना सीख लिया हो। मैंने कुछ नहीं किया, आरती ने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक साफपन था। मैंने बस मना किया था। नीरज चुप रहा। वह जानता था कि मना करना इस घर में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, खासकर तब जब मना करने वाली आवाज बहू की हो।
आरती बोलती चली गई और उसके लंबे लंबे वाक्य ऐसे बाहर आने लगे जैसे सालों से बंद किसी कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया हो। मैंने साड़ियां दी, मैंने कपड़े दिए, मैंने अपना लहंगा दिया। मैंने हर बार यही सोचा कि शायद देने से रिश्ते बचे रहेंगे, शायद चीजों के साथ साथ दिल भी हल्के हो जाएंगे। लेकिन हर बार देने के बाद मेरे भीतर कुछ और खाली होता चला गया। और आज आज उन्होंने उस चीज पर हाथ उठाया जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। नीरज ने पहली बार झुमके को ध्यान से देखा। वह साधारण था, ना भारी सोना, ना कोई दिखावा, लेकिन उसी साधारणपन में एक अजीब सी गरिमा थी, जैसे वह सिर्फ गहना नहीं बल्कि किसी की पूरी जिंदगी समेटे हुए हो। माँ ने अपने आखिरी दिनों में कहा था, आरती ने कहा, कि अगर कभी बहुत अकेला लगने लगे तो इसे हाथ में लेकर बैठ जाना, लगेगा जैसे मैं पास हूं। यह सुनकर नीरज की सांस अटक गई। उसे याद आया कि उसने अपनी माँ को कभी किसी की चीज लौटाते नहीं देखा और न ही कभी किसी से पूछते हुए देखा कि सामने वाले को देने में सच में खुशी है या नहीं। बाहर ड्राइंग रूम में कृष्णा देवी पूजा से बातें कर रही थी। मैंने तो हमेशा सहा है, कृष्णा देवी कह रही थी। उनकी आवाज में वह करवाहट थी जो सालों तक भीतर जमा रहने के बाद शब्दों में बदलती है। मेरी सास ने भी मुझसे बहुत कुछ छीना था, मैंने कुछ नहीं कहा, तभी तो घर चला। पूजा सिर हिला रही थी। उसके लिए यह कहानी नई नहीं थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि जिस सहने को वह त्याग कहती आई है, वही किसी और के लिए जुल्म भी हो सकता है। नीरज को बचपन की एक तस्वीर याद आई। जब वह छोटा था और उसने अपनी माँ से कहा था कि दादी उसकी पेंसिल ले लेती हैं, तब कृष्णा देवी ने कहा था, बड़े लोगों से सवाल नहीं करते। आज वही वाक्य उसकी शादी में बदल कर बैठा था। कमरे में आरती अब भी बोल रही थी। मैं झगड़ा नहीं चाहती, उसने कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी चीजें मेरी रहें और अगर कभी देना हो तो वह मेरी मर्जी से हो, डर से नहीं। नीरज को पहली बार एहसास हुआ कि उसने सालों तक आरती की खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया था और अपनी सुविधा के लिए उसी गलतफहमी को सच मानता रहा था। उसी पल बाहर से कृष्णा देवी की आवाज आई, नीरज, अब बहुत हो गया, उसे बुलाओ। नीरज खड़ा हुआ। उसे कदम आज भारी थे, क्योंकि वह जानता था कि अब वह चाहे जिस तरफ जाएगा, किसी न किसी की नाराजगी उसे उठानी पड़ेगी। लेकिन पहली बार उसे यह भी लग रहा था कि शायद किसी एक की नाराजगी सह लेना किसी एक की पूरी जिंदगी कुचलने से बेहतर है। आरती ने झुमका धीरे से अपने पर्स में रखा। उस छोटी सी हरकत में एक बड़ा सा फैसला छुपा था। नीरज कमरे से बाहर निकला तो ड्राइंग रूम में बैठी कृष्णा देवी की नजर सीधे उसके चेहरे पर जा टिकी, जैसे वह पहले से तय कर चुकी हो कि बेटा क्या बोलेगा, किसके पक्ष में खड़ा होगा और किस तरह से इस पूरे मामले को फिर से उसी पुरानी आदत के मुताबिक दबा दिया जाएगा जैसा हर बार होता आया था। तो कृष्णा देवी ने तीखे स्वर में पूछा, अपनी पत्नी को समझा दिया या अभी भी उसकी अकड़ बाकी है? नीरज ने पहली बार बिना झुके, बिना नजर चुराए अपनी मां की तरफ देखा और उस नजर में आज न गुस्सा था, न बेबसी, बल्कि एक अजीब सी थकान थी। वह थकान जो तब आती है जब आदमी को एहसास हो कि वह सालों से जिन बातों को सामान्य समझता रहा, वे दरअसल किसी और के लिए रोज का जख्म रही हैं। मां, नीरज ने कहा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें वह स्थिरता थी जो रोज रोज समझौते करने वालों की आवाज में नहीं होती। आज बात अकड़ की नहीं है, आज बात हक की है। यह सुनते ही कृष्णा देवी कुर्सी पर और सीधी बैठ गई, जैसे उनके भीतर का पुराना डर, जिसे उन्होंने कभी नाम नहीं दिया, अचानक जाग गया हो। क्योंकि जब बहू का पति हक जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगे तो समझ आ जाता है कि अब मामला सिर्फ अब घर के भीतर दबाया नहीं जा सकता। हक? उन्होंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी खोखली थी। इस घर में सबका हक बटा हुआ है और बहू का हक वही है जो हम दें। नीरज ने गहरी सांस ली और उसी सांस के साथ उसने वह बात कही जो शायद उसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। यही तो गलती हो गई माँ, कि हमने देने और लेने को ही रिश्तों का पैमाना बना लिया और ये कभी नहीं पूछा कि सामने वाला देता क्यों है, खुशी से या डर से। पूजा, जो अब तक चुपचाप एक कोने में बैठी थी, अचानक असहज हो उठी, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि यह बहस सिर्फ माँ और भाभी के बीच नहीं है, बल्कि उसके अपने व्यवहार की परछाइयां भी इस कमरे में फैलने लगी हैं। कृष्णा देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, जैसे वह खुद को फिर से संभाल रही हो, और बोली, मैंने भी तो बहुत सहा है नीरज। मेरी सास ने भी मुझसे मेरी चीजें छीनी थी, मेरी आवाज दबाई थी, लेकिन मैंने कभी हाथ नहीं पकड़ा, कभी जवाब नहीं दिया।
नीरज ने उसी पल महसूस किया कि उसकी माँ का दर्द असली है, लेकिन जिस तरह से वह दर्द अब दूसरे को दिया जा रहा है वह भी उतना ही असली और उतना ही गलत है। माँ, उसने धीरे से कहा, आपका सहना आपकी मजबूरी थी, लेकिन आरती का सहना उसकी मजबूरी नहीं बननी चाहिए। यह वाक्य कमरे में देर तक गूंजता रहा। रमेश चंद्र, जो अब तक चुपचाप सब देख सुन रहे थे, पहली बार बोले और उनकी आवाज में वह पछतावा साफ झलक रहा था, जो आदमी को तब होता है जब वह समझ जाए कि उसकी चुप्पी ने भी किसी पहुंचाई है। कृष्णा, उन्होंने कहा, शायद हमसे गलती हो गई। हमने सोचा कि घर शांति से चल रहा है, लेकिन हमने यही देखा कि वह शांति किसकी कीमत पर है। कृष्णा देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उनके भीतर सालों पुरानी यादें हिलने लगीं। अपनी शादी के शुरुआती दिन, अपनी सास के ताने और वह रातें जब उन्होंने भी चुपचाप तकिए में मुंह दबाकर रोया था ताकि कोई सुने नहीं। लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं टूटती। तो अब क्या? उन्होंने कड़वाहट के साथ पूछा। अब बहू तय करेगी कि घर कैसे चलेगा। नीरज ने उसी पल आरती को आवाज दी। आरती बाहर आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में डर नहीं था, बल्कि एक साफ सी थकान थी और शायद पहली बार अपने लिए खड़े होने की हिम्मत भी। मैं घर नहीं चलाना चाहती, आरती ने कहा, लंबे वाक्य में बिना किसी शिकायत के। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे भी इस घर में इंसान की तरह रहने दिया जाए, न कि ऐसी अलमारी की तरह जिसे जब मन हो खोल लिया जाए। पूजा की नजर झुक गई, क्योंकि उस वाक्य में उसे अपनी परछाई साफ दिख रही थी। कृष्णा देवी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले, शायद पहली बार। घर में उस शाम अजीब सी खामोशी उतर आई थी। ऐसी खामोशी जिसमें न चैन होता है न सुकून, बल्कि एक अनकहा डर छुपा होता है कि अब जो भी बोलेगा वह सिर्फ बात नहीं करेगा, बल्कि किसी रिश्ते की जड़ हिला देगा। आरती दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके हाथ अब खाली थे। झुमका सुरक्षित पर्स में रखा हुआ था, लेकिन उसका मन अब भी कांप रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि झुमके को बचा लेना एक लड़ाई थी, मगर खुद को बचा पाना अभी बाकी है। कृष्णा देवी बिना कुछ बोले रसोई की तरफ बढ़ गई, लेकिन उनके कदमों में रोज वाली फुर्ती नहीं थी, बल्कि एक खिंचाव था, जैसे उनका मन पीछे छूट रहा हो और शरीर बस आदत के सहारे चल रहा हो। और ये वही आदत थी जिसने उन्हें बरसों पहले चुप रहना सिखाया था और आज दूसरों को चुप कराना। रसोई में उन्होंने चूल्हा जलाया, दूध रखा, लेकिन उनका ध्यान हाथों पर नहीं था, बल्कि उन शब्दों पर था जो थोड़ी देर पहले नीरज और आरती ने कहे थे, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके सहने को सवाल बना दिया था, और यह सवाल उन्हें गुस्से से ज्यादा असहज कर रहा था। उधर पूजा अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। उसने दरवाजा बंद नहीं किया, शायद इसलिए कि पहली बार उसे यह एहसास हो रहा था कि वह हमेशा माँ के पीछे खड़े खड़े ये भूल गई थी कि सामने खड़ी औरत भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है, और किसी की यादों से जुड़ी चीजें सिर्फ घर की नहीं होती। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने हर बार भाभी से कुछ लेते हुए हंसकर कहा था, आपके पास तो बहुत है, और कैसे उस बहुत के पीछे छुपी चुप्पी को उसने कभी देखा ही नहीं। रमेश चंद्र आंगन में बैठ गए थे और पहली बार उन्होंने अखबार नहीं उठाया, क्योंकि आज शब्दों से ज्यादा उन्हें अपनी ही यादों से डर लग रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने सालों पहले अपनी पत्नी को सहते हुए देखा था, और तब भी उन्होंने यही सोचकर चुप्पी ओढ़ ली थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय ने कुछ ठीक नहीं किया, बस दर्द को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा दिया। नीरज अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल हाथ में था, लेकिन स्क्रीन काली थी और उसके भीतर एक अजीब सा अपराध बोध पनप रहा था कि उसने बहुत देर कर दी, कि अगर उसने पहले ही आरती की आंखों में देख लिया होता, अगर उसने पहले ही उसकी खामोशी सुनी होती, तो शायद आज हालात इतने दूर न जाते। उसी रात खाना चुपचाप खाया गया, न कोई शिकायत, न कोई बहस, न कोई हंसी, बस प्लेटों की आवाज और उन आवाजों के बीच दबी हुई भावनाएं। आरती ने खाना परोसते हुए जानबूझकर कृष्णा देवी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर आज उसकी आंखें मिल गईं, तो या तो आंसू निकल आएंगे या शब्द, और दोनों ही अभी ठीक नहीं थे। खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, तब आरती ने पहली बार अपने कमरे की लाइट देर तक जलाई रखी, जैसे वह अंधेरे को अभी पास नहीं आने देना चाहती हो, और उसने पर्स से झुमका निकालकर मेज पर रखा। लेकिन इस बार वह रोई नहीं, वह बस देर तक उसे देखती रही और सोचती रही कि माँ ने सही कहा था, चुप्पी सबसे पहले इंसान को अंदर से खोखला करती है।
अगली सुबह घर में एक और घटना घटी जो बाहर से बहुत छोटी लगती थी लेकिन भीतर से बहुत बड़ी थी। पूजा बिना कुछ कहे आरती के कमरे में आई। उसके हाथ में एक थैली थी और उसकी आवाज पहली बार उतनी सहज नहीं थी जितनी पहले होती थी, क्योंकि अब उसमें माँ के हक का घमंड नहीं बल्कि अपने किए का हल्का सा बोझ था। भाभी, उसने धीरे से कहा, ये आपकी साड़ियां हैं और वो बेडशीट भी। मुझे लगा शायद अब इन्हें वापस कर देना चाहिए। आरती ने थैली की तरफ देखा। वह पल बहुत भारी था, क्योंकि वह जानती थी कि चीजों का लौटना आसान है, लेकिन उस आदत का लौटना मुश्किल है जिसने सालों तक ये सिखाया कि मांगने से पहले सोचना जरूरी नहीं। उसने थैली ले ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। कभी कभी चुप्पी जवाब से ज्यादा साफ होती है। दोपहर तक कृष्णा देवी को सब पता चल गया। उनका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि शायद उन्हें भी पहली बार यह एहसास हुआ कि घर पर अब उनका नियंत्रण उतना सीधा नहीं रहा। और डर उन्हें इस बात का नहीं था कि बहू बदल रही है, बल्कि इस बात का था कि बेटा देख रहा है। शाम को नीरज ने आरती से कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। आरती ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, बहुत लंबे वाक्य में, बहुत शांत आवाज में। अगर मैं अभी चली गई तो सब यही समझेंगे कि यह सब मेरी कमजोरी थी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ की आखिरी निशानी के साथ साथ मेरी हिम्मत भी किसी और के घर में रख दी जाए। नीरज ने कुछ नहीं कहा। उसने बस ये समझ लिया कि उसकी पत्नी अब भागने वाली नहीं है। यह अगले कुछ दिन उस घर में ऐसे बीते जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, जैसे किसी ने जानबूझकर उस घटना को अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया हो, जहां चीजें दिखती नहीं हैं, लेकिन हर बार अलमारी खोलने पर उनकी मौजूदगी का एहसास जरूर हो जाता है। कृष्णा देवी सुबह उठकर वही काम करती रहीं, नहाना, पूजा करना, रसोई में जाना, सब्जी काटना, लेकिन अब उनके हाथों में पहले जैसी तेजी नहीं थी, और कभी कभी वह चाकू थामे थामे एक ही जगह रुक जाती, जैसे उनके भीतर कोई सवाल उठ रहा हो जिसे वह खुद से भी पूछने से डर रही हो। आरती भी अपने काम करती रही, लेकिन अब वह हर बात पर झुक नहीं रही थी, नहीं हर काम के साथ अपने भीतर कोई माफी जोड़ रही थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह इस घर में रहेगी तो पूरे इंसान की तरह, आधे मन से नहीं। एक सुबह कृष्णा देवी ने बिना देखे कहा, आज पूजा आ रही है। आरती ने सिर उठाया और बहुत सामान्य आवाज में बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन मेरी चीजें अब मेरे कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। वाक्य छोटा था, लेकिन उसका असर बड़ा। रसोई में एक पल के लिए चूल्हे की आवाज ही रह गई। कृष्णा देवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि हर बात पर आवाज ऊंची करना उतना असरदार नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। पूजा आई। इस बार उसके हाथ खाली थे। न कोई मांग, न कोई टिप्पणी, बस औपचारिक मुस्कान। लेकिन औपचारिकता भी अपने आप में एक दूरी होती है। दोपहर में रिश्तेदारों का फोन आया। सुना है घर में बहू बेटी में अनबन चल रही है। कृष्णा देवी ने फोन रखते हुए महसूस किया कि बातें अब घर की दीवारों के भीतर नहीं रहीं, और समाज की नजर हमेशा वही देखती है जो उसे दिखाया जाए। वह कभी ये नहीं पूछती कि चुप्पी किसने ओढ़ी और क्यों। उन्होंने आरती की तरफ देखा। उन्हें पहली बार ये डर लगा कि अगर आरती ने मुंह खोल दिया तो वह समाज के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी। उसी शाम रमेश चंद्र ने नीरज को बाहर बुलाया। घर तभी चलता है, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, जब समय रहते लकीरें खींच दी जाएं, वरना रिश्ते गडमड हो जाते हैं। नीरज ने सिर हिलाया। उसे एहसास हो गया था कि अगर आज भी उसने बीच का रास्ता चुना तो कल कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। रात को आरती ने पहली बार अपनी अलमारी पर ताला लगाया। वह आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उस घर में पहली बार किसी ने अपनी चीजों की हिफाजत खुद की थी। कृष्णा देवी ने वह आवाज सुनी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह देर तक सो नहीं पाई, क्योंकि ताले की आवाज उन्हें उस बंद दरवाजे की याद दिला रही थी जो कभी उनके सामने भी बंद हुआ था, और तब उन्होंने उसे तोड़ने की बजाय खुद को ही तोड़ लिया था। अगली सुबह कृष्णा देवी ने आरती से कहा, अगर कोई चीज तुम्हारी है तो वह तुम्हारी ही रहेगी। यह स्वीकार नहीं था, यह समझौता भी नहीं था, यह बस एक शुरुआत थी, बहुत छोटी, बहुत धीमी। आरती ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि असली बदलाव शब्दों से नहीं, लगातार किए गए व्यवहार से आता है। उसने झुमका पहना, पहली बार बिना डर के, और जब वह आईने में खुद को देखने लगी तो उसे लगा कि माँ कहीं आसपास ही है, चुपचाप, मुस्कुराते हुए।
उस घर में धीरे धीरे दिन फिर से चलने लगे, वैसे ही जैसे पहले चलते थे। सुबह की पूजा, रसोई में चाय की भाप, आंगन में धूप और शाम को नीरज की थकी हुई आहट। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो समझ जाता कि यह वही घर नहीं रहा, क्योंकि अब यहाँ चुप्पी डर की वजह से नहीं, सोच की वजह से थी। कृष्णा देवी पहले जैसी नहीं रही। वह अब भी सख्त थी। उनकी आदतें अब भी पूरी तरह नहीं बदली थीं, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं यह बात बैठ गई थी कि हर चीज पर अधिकार जताना, हर रिश्ते को अपने डर से बांधना अंत में घर को नहीं बचाता, बल्कि उसे धीरे धीरे खोखला कर देता है। कभी कभी वह रसोई में खड़ी होकर आरती को देखती, उसे अपने काम करते हुए बिना हड़बड़ी, बिना डर, और उनके मन में एक सवाल उठता जिसे वह किसी से कह नहीं पाती, लेकिन खुद से भी पूरी तरह छुपा नहीं पाती, कि अगर उन्होंने भी अपने समय में ना कहना सीख लिया होता तो शायद आज उन्हें किसी और के ना से इतनी तकलीफ न होती। पूजा भी बदली थी। वह अब कम आती थी, और जब आती तो पहले की तरह अलमारी नहीं खोलती थी, न ही हक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उसने पहली बार यह समझा था कि मायका वह जगह नहीं होती जहां से चीजें उठाई जाएं, बल्कि वह जगह होती है जहां रिश्ते संभाल कर रखे जाते हैं। एक दिन जाते जाते उसने आरती से बस इतना कहा, भाभी, मुझे पहले समझ नहीं आया, अब आ रहा है। उस वाक्य में माफी पूरी नहीं, लेकिन ईमानदारी थी। रमेश चंद्र पहले से ज्यादा चुप रहने लगे थे, लेकिन उनकी चुप्पी अब लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक तरह का आत्ममंथन थी, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि परिवार को बचाने के नाम पर उन्होंने कई बार गलत चीजों को सही मान लिया था। नीरज और आरती के बीच भी रिश्ता बदला था। अब वह रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा, बल्कि दो ऐसे इंसानों का हो गया था जो एक दूसरे की खामोशी को सुनना सीख रहे थे। और नीरज ने यह तय कर लिया था कि वह फिर कभी आरती की चुप्पी को उसकी सहमति नहीं समझेगा। एक शाम जब घर में सब अपने अपने काम में लगे थे, आरती कमरे में बैठी आईने के सामने झुमके पहन रही थी, वही झुमके जिनमें उसकी माँ की आखिरी सांसों की गर्माहट बसी थी। और पहली बार उसे लगा कि माँ की याद अब सिर्फ दर्द नहीं रही, बल्कि ताकत बन गई है। उसने आईने में खुद को देखा, एक ऐसी औरत जिसने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन झुकने से इनकार कर दिया। कृष्णा देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पल भर के लिए झुमकों की तरफ देखा और फिर आरती की आंखों में। उस नजर में कोई आदेश नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकी हुई स्वीकारोक्ति थी कि हर पीढ़ी को अपना बोझ अगली पीढ़ी पर डालना जरूरी नहीं होता। रात को जब सब सो गए, तब आरती ने मन ही मन अपनी माँ से कहा, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, लेकिन मैं कड़वी भी नहीं बनूंगी। और शायद यही इस कहानी का सच था कि हर औरत को लड़ाकू होना जरूरी नहीं, लेकिन अपने लिए खड़ा होना जरूरी है। कि हर घर टूटकर ही नहीं बदलता, कभी कभी वह बस समझकर भी बदल जाता है। झुमके सुरक्षित थे, आवाज सुरक्षित थी, और आरती अब खुद के साथ थी।